Hello student, I am biology educator for NEET UG कैटेगरी। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की सेल चैप्टर का पार्ट 7। इससे पहले की जो पार्ट है वो हम इसी चैनल पर प्रोवाइड पहले ही करा चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर ही देख सकते हैं। तो क्या आपने कल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, क्या आपने उसको रिवीजन किया? तो रिवीजन करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं, अभी डिस्कस करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सेल के अंदर तीन तरीके का ऑर्गेनेलिज पाई जाती है। सेल के अंदर तीन तरीके के ऑर्गेनेलिज पाई जाती है। एक तो वो है जिसके पास एक ऑर्गेनेली वो है जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, बिना मेम्ब्रेन के होते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली। एक तो वो है जिसके पास एक ही मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तीसरा आपके पास एक तरीके का वो ऑर्गन है जिसके पास दो मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेनलेस की बात करें तो इसमें कौन कौन सा आता है? मेम्ब्रेनलेस की बात करें तो इसमें आता है, आपको पहले ही बता दिया जा चुका है कि राइबोसोम क्या है। एक तरीके का मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। दो टाइप्स का होता है, 80s एंड 78 टाइप का। और दूसरा वो ये भी बता दिया है कि सेंट्रियोल भी एक क्या है? मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली है, जो कि पाया जाता है किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक। मेम्ब्रेनलेस होते हुए भी ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो चलो अब बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली के बारे में। तो इसमें पाया जाता है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। समझ गए? आज इसी के बारे में डिस्कस करना है। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड में कौन कौन से ऑर्गेनेली आती है? आपका आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उसके बाद अगली क्लास में इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक है? तो आज के क्लास में इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो चलो इसको नोट कर लो, फोटो खींच लो, मिटा देते हैं। चलो उन चारों को मिलाकर सिंगल मेम्ब्रेन किसको? ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी और वैक्यूल को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन। उनको क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हमारा सेल के अंदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो यानी कि
यानी कि इनसाइड, एंडो यानी कि इनसाइड, सेल के अंदर पाया जाने वाला मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल के अंदर पाया जाने वाला मेम्ब्रेन है। तो इसमें बेसिकली 4 ऑर्गेनेलीज आती है। इसमें बेसिकली 4 ऑर्गेनेलीज आती है, 4 ऑर्गेनेलीज आती है, 4 ऑर्गेनेलीज आती है। 4 ऑर्गेनेली कौन कौन सा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। कौन कौन सा आता है? आपका आ जाएगा ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आ जाएगा गोल्जी, उसके बाद आ जाएगा लाइसोसोम, उसके बाद आ जाएगा आपका वैक्यूल, उसके बाद आ जाएगा आपका वैक्यूल। समझ गए? अब आपको इस चारों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इन चारों मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ध्यान से सुनो, एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि मेम्ब्रेनलेस यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गेनेली आती है। तो एक ऑर्डर में बताना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब आती है। समझ गए? तो चलो हम अब बात करेंगे ये जो ER और गोल्जी, लाइसोसोम, ये है मतलब स्ट्रक्चरली भी जुड़ा हुआ है और फंक्शनली भी आपस में एक तरीके का स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं और एक तरीके से ही आपस में मिलकर ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो क्या है? स्ट्रक्चरली भी कोऑर्डिनेशन करता है। इसका क्या है? स्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेशन प्लस फंक्शनली आपस में मिलकर काम करते हैं। फंक्शनल सारे काम आपस में मिलकर करते हैं, फंक्शनल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। तो समझ गए? तो इसको नोट कर लो, मिटा देंगे हम। चलो अब हम बात करेंगे ER के बारे में, डिटेल में समझते हैं कि ER क्या होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ER की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक, इसका फुल फॉर्म क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवर हुआ, उसके बाद हमने सेल के अंदर देखना शुरू किया तो हमको दिखाई दिया नेटवर्क टाइप धागे जैसी संरचना, धागे जैसी ट्यूबुलर जैसी स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में दिखाई दिया। टाइनी, इस तरीके से छोटे छोटे टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर किसमें दिखाई दिया? इन माइक्रोस्कोप में दिखाई दिया। हमने इनको क्या कहा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। तो ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, चलो इसको लिख लेते हैं। ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आपका फर्स्ट आ जाएगा सिस्टर्नी,
सिस्टर्नी, सेकेंड आपका आ जाएगा ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, एंड थर्ड आ जाएगा आपका वेसिकल। क्या आ जाएगा? वेसिकल। सिस्टर्नी आपका इस तरीके से होता है, सिस्टर्नी इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से बना हुआ, इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक यानी कि बोरी जैसा स्ट्रक्चर, किसकी जैसा? बोरी लाइक स्ट्रक्चर है सिस्टर्ना। अब इसके पास क्या पाया जाता है? सिस्टर्ना के पास ही क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम अगर सिस्टर्ना के पास ही पाया जाएगा तो ये क्या कौन जिसमें राइबोसोम जिस ईआर में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया, उसको हम क्या बोलते हैं? RER बोल देंगे। क्या बोल देंगे? RER। जब RER ये कहलाया राइबोसोम इसमें पाया जाएगा तो प्रोटीन का निर्माण भी यही करेगा। ये क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण। ये प्रोटीन का निर्माण तब यही करेगा। लेकिन ये ट्यूब्यूल इस तरीके से ट्यूब जैसी नली जैसी स्ट्रक्चर निकलती है। ये किस में पाया जाता है? SER में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? SE यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। तो इसमें क्या निर्माण होता है? ये क्या निर्माण करता है? लिपिड का निर्माण करता है। लिपिड यानी कि वही जो कि कल पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में फॉस्फोलिपिड, वही लिपिड का निर्माण करता है। और ये इस तरीके से बेसिकल टाइप स्ट्रक्चर। कैसा है? बेसिकल टाइप। अगर प्रोटीन और लिपिड स्टोर करके किसको देता है? बेसिकल को देता है, इसको भेजने के लिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देने के लिए। तो समझ गए। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर यही बनाएंगे, देखते हैं स्ट्रक्चर अटेगा कि नहीं, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर से पहले हम बात करते हैं इसके कि ये निकलता कहाँ से। ये दे आर अराइज फ्रॉम कहाँ से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही निकलता है। कहाँ से निकलता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता है। इसका अराइज कहाँ से होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। याद रख लेना इसको। समझ गए। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो अगले पेज पर लेकर चलते हैं। यहाँ नहीं होगा तो इसको रिवाइव कर लेते हैं एक बार। जब ER की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो ये क्या बोलते हैं? नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर, नेटवर्क धागेदार टाइप स्ट्रक्चर, टाइनी यानी कि छोटा छोटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दिया। किसमें? माइक्रोस्कोप में। किसमें? माइक्रोस्कोप। इन माइक्रोस्कोप 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सिस्टर्ने के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ट्यूबुल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वेसिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये सिस्टर्ने जो है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि जिसके पास राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम, ऑब्वियस सी बात है कि राइबोसोम पाया जाएगा, तो ये जिसके पास राइबोसोम पाया जाता है वो RER कहलाता है। ट्यूब्यूल के पास राइबोसोम नहीं पाया जाता, वो SER है। जबकि ये क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण, ये लिपिड का निर्माण करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो लिपिड होता है वही इसी का निर्माण करता है। और इसको, इन दोनों को स्टोर करके इसको दे देता है, बेसिकल को। स्टोर करने के लिए किसको देता है? बेसिकल दे देता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। तो चलो इसको फोटो खींच लो, तो आगे बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं ER का। इस तरीके से आपका क्या है? एक सेल है। क्या है? एक तरीके से सेल है। और बड़ा बना लेते हैं।
और बड़ा बना लेते हैं स्ट्रक्चर। इस तरीके से आपका क्या है, सेल है, क्या है, सेल है आपका इस तरीके से। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस, ये आपका हुआ न्यूक्लियस। ये आपका निकला ER, ये आपका निकला ER, ये आपका निकला ER। इस तरीके से आपका ER है, समझिए। अब यहाँ से आपका ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर सिस्टम ने है, यहाँ से यहाँ तक क्या है सिस्टम ने, लेकिन ये इसी में क्या रहता है ट्यूब्यूल, इसी से क्या निकलता है बेसिकल इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है, बाद में इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसके पास जो ये एम्प्टी स्पेस है, एंडोप्लाज्मिक का जो एम्प्टी स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं ल्यूमिनल, समझ गए। और बाहर का जो एम्प्टी स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब इसके पास पाया जाता है इस तरीके से राइबोसोम, क्या पाया जाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन राइबोसोम प्रेजेंट एंड अब्सेंस, उसको हम क्या बोलते हैं RER एंड SER। चलो RER एंड SER, RER एंड SER। RER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके पास क्या पाया जाता है, जिसके पास राइबोसोम पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं रफ, जिसके पास क्या पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके पास राइबोसोम नहीं पाया जाता उसको, इसके पास राइबोसोम पाया जाता है, इसके पास राइबोसोम नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं SER, इसको क्या बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसके पास राइबोसोम पाया जाएगा तो ये किसका निर्माण करेगा, ये किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण। ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटीन का निर्माण करेगा, क्यों, क्योंकि राइबोसोम इज कॉल्ड एज क्या है प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम इज कॉल्ड एज प्रोटीन की फैक्ट्री। तो राइबोसोम क्या है प्रोटीन की फैक्ट्री है, तो राइबोसोम क्या करेगा प्रोटीन का निर्माण। तो एक तरीके का इसका काम क्या हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। ये RER जो है ना, ये इसी से बनता है SER। RER से ही SER बनता है, समझ गए, प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये प्रोटीन इसके पास राइबोसोम नहीं पाया था तो SER में, तो प्रोटीन का सिंथेसिस तो नहीं हो सकता, इसमें होता है लिपिड की सिंथेसिस। इसकी लिपिड या फैट, एक तरीके का फैट सिंथेसिस। कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन भी सिंथेसिस होती है इसके अंदर, स्टेरॉयडल हार्मोन भी सिंथेसिस होती है। उसके बाद कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन
एंड एस्ट्रोजन ये सब निर्माण होता है। और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका है डिटॉक्सिफिकेशन। कौन सा? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। कौन सा फंक्शन इंपॉर्टेंट है उसका? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन को क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई करने का, आप बहुत सारे गंदगी खाते हैं, पता है आपको। आप खाते हैं, क्या खाते हैं आप? चाइनीज़ खाना खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, अलग अलग चीज़ें, जैसे कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, ये सब खाते हैं। तो क्या ये सब डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है? SER ही करता है। कौन करता है? SER ही करता है। और एक बात, इसमें एक फंक्शन और परफॉर्म करता है ये SR जो है, यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल में जो, आपके मसल में जो पाया जाता है SR, वो यही वाला SR है। क्या है? यही SER ही पाया जाता है, यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, समझ गए? इसी जो क्या करता है, जो कैल्शियम स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है? कैल्शियम को स्टोर करने का काम करता है। तो इसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब सबसे हमारे बॉडी में सेल के बारे में नहीं बोल रहे हैं, सब सेल के बारे में नहीं बोल रहे हैं हम। मेरे और तुम्हारे बॉडी में सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? कौन से ऑर्गन करता है? बताओ। सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कौन करता है? लीवर करता है। कौन करता है? लीवर। तो इस सेल का ज़्यादा नंबर किस में पाया जाता है? लीवर में पाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इस सेल का ज़्यादा नंबर लीवर में ही पाया जाएगा, क्योंकि ये काम डिटॉक्सिफिकेशन का लीवर ही करता है। चलो, एक बात तो समझ में आ गई। तो अब बताते हैं RER के बारे में। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस होता है ब्रेन में। कहाँ? ब्रेन में। और पेंक्रियाज में होता है। अलग अलग हार्मोन्स, एंजाइम पाए जाते हैं जो कि सिंथेसिस करने का काम करता है। तो एक्टिवली सबसे ज़्यादा 2000 सेल जो कि एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कौन? RER। तो समझ में आ गया। अब हम बताए थे पहले, ये क्या है? इसके अंदर साइटोप्लाज्म डाल, इसके अंदर ये क्या है? पूरा सेल है। ये क्या है? सेल है। साइटोप्लाज्म इसके अंदर डाल दिया। इस तरीके से साइटोप्लाज्म में घिरा हुआ है साइटोप्लाज्म। ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। अब हम पहले बताए थे कि ट्यूब्यूल और सिस्टर ने ये क्या करता है? सिस्टर ने क्या करता है? प्रोटीन और प्रोटीन का निर्माण करके, और ट्यूब्यूल क्या करता है? लिपिड का निर्माण करता है। लिपिड और प्रोटीन को दे देता है किसके पास? किसको दे देता है? दे देता है उसको, वेसिकल को। किसको? वेसिकल को दे देता है कि तुम स्टोर करो इसको। स्टोर करके ये क्या करता है? स्टोर करके दे देता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। अब हम बात करेंगे किसके बारे में?
गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो चलो इसको मिटा देते हैं। तो इसका फ़ोटो खींच लो एक बार। अब हम बात करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलो या गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी एपेरेटस की बात करें तो इसका गोल्जी एपेरेटस नाम कैसे आया? गोल्जी एपेरेटस नाम इसका इसलिए आया क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने किया था, इसके बारे में पता किसने लगाया था? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की। कैमिलो गोल्जी ने इसका पता लगाया था, इसीलिए इसी के नाम पर कब लगाया था? 1898 में कैमिलो गोल्जी ने, इसीलिए इसी के नाम पर दिया गया कैमिलो, इसी के नाम पर रखा गया इसका गोल्जी एपेरेटस इसका नाम। इसमें ये न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल है, इस तरीके से आपका सेल है, और ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के इस तरीके से बोरी जैसी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये कैसे स्ट्रक्चर है? सैक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? गोल्जी एपेरेटस गोल्जी एपेरेटस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गोल्जी एपेरेटस। ये थ्री फॉर्म में नहीं, 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कितने फॉर्म में? 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं गोल्जी एपेरेटस। 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो सिस्टर्नी, दूसरा है आपका, दूसरा क्या था? ट्यूब्यूल। उसमें क्या था? उसी की तरह इसमें भी है ट्यूब्यूल। तीसरा आपका आ जाएगा ट्यूब्यूल हो गया। वेसिकल, तीसरा किस फॉर्म में? वेसिकल में। और चौथा गोल्जियन वैक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ गए? सिस्टर ने इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? सैक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ इस तरीके से। इसके बारे में पता कर लिए। गोल्जी एपेरेटस को गोल्जी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसको गोल्जी किसने देखा था? इसको सबसे पहले किसने देखा था? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में देखा था। ये न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के बगल में, न्यूक्लियस के अराउंड एक बोरी जैसी सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे, उसको हम क्या बोलते हैं? गोल्जी एपेरेटस बोलते हैं। तो इसके बारे में हम कल की क्लास में डिटेल में इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है इसका सिस्टर्नी, क्या होता है इसका ट्यूब्यूल, क्या होता है इसका वेसिकल, क्या होता है इसका गोल्जियन वैक्यूल, कैसा होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो रिवाइव करके आइएगा। तो सो वी आर डन दिस सेशन। तो ऑल द बेस्ट।